लेके आओ। नहीं दिख रहा है। अच्छा, तो ऐसे ये लोग तीन तीन बैठे रहते हैं ना, ऐसे ऐसे बैठ जाया करो, पीछे क्यों भागते हो? हैं? अच्छा, अब दिख रहा है? और जूम करेंगे तो दिखेगा ही नहीं, वहीं पे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो दिख रहा है ना? थोड़ा थोड़ा नहीं, यहाँ भागे आओ, यहाँ बैठ जाओ, इसके आगे बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। इसमें से कितने लोग पेपर एम्स नर्सिंग का देंगे? हाथ उठाना थोड़ा। कितने लोग एम्स नर्सिंग का देंगे पेपर इसमें से? क्यों सब लोग पीएनएसटी वाले हैं? क्यों एम्स नर्सिंग से क्या ऐसा भाई खपा है? क्या क्यों खपा हो भैया एम्स नर्सिंग से? मैं दूंगी, चलो भैया, जो देगा उसके लिए है, जो नीट और एम्स नर्सिंग, ठीक है ना? और पीएनएसटी में भी कुछ है, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या है ना, जो नीट और जो एम्स नर्सिंग देंगे, तो एनटीए ना सिलेबस चेंज किया है, कल ही परसों चेंज किया था, पूरा सिलेबस चेंज कर दिया उसने। ठीक है, एम्स नर्सिंग और नीट, पीएनएसटी में भी चल रहा है, लेकिन जब अपडेट आ जाएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ठीक है, अपडेट हो जाएगी 15 से 18 के बीच में आ जाएगी पीएनएसटी की अपडेट। ठीक है, हाँ, लेकिन इस बार क्या है ना, कुछ चीजें हो रही हैं, मेडिकल्स में बदलाव हो रहे हैं। लेकिन सर कुछ क्वेश्चन पिछले का भी दे देते हैं ना, मतलब जैसे कट गया है। नहीं, इसमें क्या है ना, अभी अपन क्या इकोलॉजी और एंड इन्वायरमेंट दोनों एक साथ यूनिट नंबर 10 है। ठीक है, अभी हम एनसीईआरटी में क्या था हमारा, अवर इन्वायरमेंट नहीं था, नहीं था ना, नहीं था ना, अवर इन्वायरमेंट का हमारा पर्यावरण, ये चैप्टर नहीं था, कटा हुआ था चैप्टर, ये इस चैप्टर को ऐड कर दिया है। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक को ऐड किया है, पहला तो तुम्हारा इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिक अनुक्रमण, और दूसरा तुम्हारा बायोस्फीयर जैव मंडल। तो ये जो ये वाला जो चैप्टर है अलग से ही है। इन्वायरमेंट में दो चीजों को ऐड किया है, एक तो तुम्हारा पारिस्थितिक अनुक्रमण को ऐड किया है, और दूसरा तुम्हारा बायोस्फीयर इनकी जैव मंडल को। किसमें? नहीं नहीं, रेड डाटा बुक है, कुछ चीजों को हटाया, कुछ चीजों को ऐड किया है। हटा दी थी अभी पहले, ठीक है, अब है अब है, कुछ चीजों को ऐड किया है, कुछ चीजों को हटाया हुआ है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में तुम्हारा सक्सेशन वाला भी पोर्शन भी आएगा, यानी कि अनुक्रमण, और साथ में तुम्हारा बायोस्फीयर। ठीक है, ये है तुम्हारी टॉपिक। इकोसिस्टम में हमने क्या पढ़ा? कंपोनेंट पढ़े इकोसिस्टम में, यानी कि घटक, घटक हो गए ना, उत्पादक हो गए। अब घटक प्रक्रिया हो गई, एनर्जी फ्लो ऊर्जा प्रवाह हो गया,
पिरामिड ऑफ नंबर हो गया, बायोमास हो गया, एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी हो गया, इकोसिस्टम खत्म, यानी कि परितंत्र पूरा समाप्त, चैप्टर समाप्त। ठीक है, अब आता है तुम्हारा इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के में इन्होंने दो चीजों को डाला, एक तो सक्सेशन, दूसरा बायोस्फीयर। किसी के पास न्यू एनसीईआरटी अपडेटेड 2000 उसकी 24 की या 25 की हो? हाँ, नहीं लाई ना? ये तो इसमें है, ये सारी चीजें हाँ, मैं दिखा देता हूँ तुमको, नेट पे डली हुई है, कल ही नेट पे डाली हुई है। ऐप नहीं, साइट पे होती है, देखो। इसलिए बता रहा हूँ कि फालतू की चीजें मत पढ़ो बस। हाँ देखो, बड़ा साइलेंट हो जाओ, ठीक है ना। जिसके पास न्यू एनसीईआरटी इसमें कहां तक दी हुई है? पिरामिड तक। कहां तक दी हुई है? पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, पारिस्थितिक अनुक्रमण नहीं है इसमें, समझ में आई? हाँ, अनुक्रमण को अलग से एक चैप्टर में डाला गया है, अलग से एक और चैप्टर जिसका नाम है अवर एनवायरमेंट, हमारा पर्यावरण। उसमें दो चीजों को डाला है, एक तो तुम्हारा जैवमंडल, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा पारिस्थितिक अनुक्रमण। पारिस्थितिक अनुक्रमण में तुम्हें दो चीजें पढ़नी है, एक तो जलक्रमिक, दूसरा स्थलीय अनुक्रमण। बस, इससे जाना तुम्हें नहीं पढ़ना है सिलेबस में। यही सिलेबस है तुम्हारा पीएनएसटी का, न्यू बुक भी पीएनएसटी के हिसाब से ही है, समझ में आई? तो तुम लोगों को आसानी होगी भैया, आगे के टॉपिक कट गए। ठीक है, सक्सेशन से सबसे टफ क्वेश्चन उठते थे, वो भी हट गए। अनुक्रमण आएगा, लेकिन वो अलग से आएगा, लेकिन उसमें दो दो टॉपिक पढ़ना है, चैप्टर के अंदर दो टॉपिक पढ़ना है, एक तो स्थलीय अनुक्रमण, दूसरा जलक्रमण, जल अनुक्रमण। ठीक है, दो चीजें पढ़नी है, दो चीजें बहुत इजी आती हैं, डायरेक्ट सीधा उन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। जलकुंभी हो गया तुम्हारा, जलकुंभी तो जानती हो ना? हाँ, वाटर हाइंसिंथ, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये सारी चीजें तो आराम से तुम लोगों पे हो जाएंगी, तो अलग से ही एक चैप्टर दे दिया उन्होंने, समझ में आई? तो वो हमारा पर्यावरण में है। कल मैं सिलेबस चेक कर रहा था तो यही देख रहा था। और जिन लोगों को एम्स नर्सिंग देना, वो लोग ना ये इस सिलेबस को फॉलो करें बस, एम्स नर्सिंग और नीट। परसों इसको अपडेट किया हुआ है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो सारे तुम्हारे जितने भी तुम्हारे नेशनल लेवल पे सेंट्रल के एग्जाम होते सारे कंडक्ट कराती है, पीएनएसटी को छोड़ करके। लेकिन पीएनएसटी एमपी पीईबी भी डाल देगी, 14 से 15 फरवरी तक अभी चल रहा है। एम्स का, एम्स सेंट्रल है ना, तो एम्स को वही तो देखता है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। है नहीं दिया, ऐड हो जाएगा, 15 से 18 के बीच में आ जाएगी, तो उसमें सिलेबस में अपडेट में आ जाएगा। ठीक है, तो वो लोग आप लोग को भेज दूंगा, लेकिन आएगा, ये बता रहा हूँ, ये वाला भी है। और बता दीजिए, एग्जाम से पहले पहले पता चल गया, पता चले कि रामायण का राम महाभारत ही पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये महीने पहले ही अपडेट हुआ था पीएनएसटी का, अभी महीने पहले बताए थे। नहीं, अब डायरेक्टली फाइनलाइज किया हुआ है, ठीक है ना। एम्स और पीएनएसटी का सिलेबस है, सॉरी एम्स और नीट का सिलेबस है, कर लेना, आराम से हो जाएगा। क्या ये है ना, जीव और समष्टि में से इन कौन नहीं हटा, पूरा वही है। उसमें ओनली सिर्फ इकोसिस्टम, परितंत्र, परितंत्र को उसने जो 20% जो पोर्शन बचा था परितंत्र का, वो उसने इन्वायरमेंट में डाल दिया। उसने बोला कि इन्वायरमेंट कोई पढ़ता नहीं है, तो इस परितंत्र का ही पूरा 20% उसमें डाल दो।
समझ में आई, ग्रुप में डल जाएगा सिलेबस ये, आ गया। आ गया ना। हाँ, और कुछ क्वेश्चंस हैं नीट के हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप किसी की भी टेस्ट सीरीज करोगे, पीडब्ल्यू की भी टेस्ट सीरीज करोगे, एलएन की, आकाश की, जो भी ज्वाइन करना है वो कर लेना, ठीक है ना। उन सब क्वेश्चंस में ना आपके सारे जितने भी नोट्स बने हुए हैं ना, एक एक लाइन के एक एक क्वेश्चंस बना हुआ है उसमें से, बन जाते पूरा 60 क्वेश्चंस हो, 90 क्वेश्चंस हो, सारे तुम्हारे नोट्स के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं कल चेक कर रहा था ये, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आई एनटीए की, क्योंकि एनटीए का मेरा सब्सक्रिप्शन है, वो किसी को देता नहीं है, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाती है कौन से एग्जाम में कितना सिलेबस होता है, नीट, एम्स नर्सिंग, तुम्हारा केजीएमयू नर्सिंग है। टॉपिक का 3 दिन से बोल रहे थे। तो ये भेज तो दिया, ये तो हो गया एम्स नर्सिंग का, खत्म कहानी। ये पूरा मैं इसलिए नहीं भेजता, अगर भेजता तो वैसा लगता, लेकिन अब साइट से ही आ गया, इससे देख लेना सारे। फिजिक्स में भी टॉपिक कटे, केमिस्ट्री में भी कटे हुए, बायोलॉजी में भी है, ठीक है। लेकिन ये मत सोचना कि टॉपिक कटे हैं तो एग्जाम इजी आएगा नहीं और नीट का, ठीक है। हाँ, इतना बोल रहा हूँ, 90 क्वेश्चन नीट में आते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लेना, जो जितना नोट्स में लिखे हैं। 360 में से अगर अच्छे से जो लोग पढ़ लोगे ना, 360 में से 350 नंबर कहीं नहीं गए, यही रखे ही है। लेकिन पढ़ लोगे जो लिखवा है भाई, 350 360 में से, वो तो मैं ना 355 इसलिए नहीं बोलूँ कि कभी कभी क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आ जाता है। जितने भी घुमा फिरा हुए क्वेश्चन होंगे वो हैं, 11th है ना, तो जैसे अगर आप लोग एम्स नर्सिंग की सबसे प्रेफर करोगे तो वो करवाएंगे वो, फिर ऐसा है ना वो। तो वो 11th ना ऑनलाइन पे दे, ऑनलाइन सर से बोलूंगा करने के लिए, तो ऑनलाइन वीडियो देख लिया करो, जो डाउट हो तो ऑफलाइन पूछ लिया करो, तो तुम्हारे दोनों ही साथ में चल जाएंगे। पीएनएसटी भी और एम्स नर्सिंग, ये 12th का टॉपिक है, और 11th के भी है ना, 11th के भी है। 11th में भी तुम्हारा देखो, ये तुम्हारा बायोटेक्नोलॉजी में तुम्हारा ओनली सिर्फ कुछ वो चीजें आ रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी जो तुम्हारे 12th में है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन उसके, ठीक है। उसमें से 2 टॉपिक तुम्हारे काटे हुए, एक तो तुम्हारे जीन क्लोनिंग काटा हुआ है, ठीक है, जीन क्लोनिंग को पूरी तरह से हटाया हुआ है, ठीक है, इसमें से देख लेना, ठीक है, इसमें से देख लेना, फिर घर पे जाके ना एनसीईआरटी में वो कर लेना, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन डीएनए को ऐड किया हुआ टेक्नोलॉजी का, ये तो है था ही ना। हाँ, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी आएगी, ठीक है, और तुम्हारा ISER टेस्ट भी पूछा जाता है। फिंगरप्रिंटिंग तो उसमें आता है जेनेटिक्स। अरे नहीं, डीएनए वाले में ही है पूरा। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, आइसोलेट वगैरह करना, सारी चीजें। और ICR भी टेस्ट उन्होंने डाला हुआ है, ठीक है, देख लेना एक बार। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से इसमें कटा है कौन सा। अब पहले घर पे जाना अच्छे से, अरे उस जो पे देखना, है बस वही है ना, ठीक है। हाँ, जो टॉपिक्स नहीं है वो नहीं पढ़ना। इवोल्यूशन से तुम्हारे ना वो नहीं दे रखा है, जो दे पढ़ना है सिर्फ वही टॉपिक्स, जो ओनली सिर्फ एग्जाम में पूछा जाएगा ना, कि 100% वही है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है उसमें। हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 चीजें काटी हुई हैं, वो मैं बता दूंगा, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी कटी हुई है। हाँ देखो, स्ट्रक्चर जो लोग एम्स नर्सिंग का देंगे, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, उसमें ओनली फ्रॉग का ही पढ़ना है, और थोड़ा बहुत तुमको इंसेक्ट इसमें इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इंसेक्ट में कॉकरोच आते हैं, कॉकरोच का ओनली सिर्फ मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, लिखा हुआ है यहाँ पे ब्रीफ अकाउंट ओनली, ब्रीफ अकाउंट का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, ठीक है, ओनली सिर्फ मॉर्फोलॉजी पढ़नी है उसकी, कॉकरोच की। हाँ, और फ्रॉग का पूरा पढ़ना है, हाँ, और फ्रॉग का पूरा पढ़ना है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में तुम्हारा में तो सब पढ़ना है ना, नहीं, एनाटॉमी में तुम्हें 3 चीजें पढ़नी है, 3 तरह के टिश्यू होते हैं, एक तो ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है,
और एक तुम्हारे और है इसमें, एक तो ग्राउंड है, वेस्कुलर है, एक एपिथियल टिश्यू है, ठीक है। 3 टिश्यू पढ़ने हैं, पेरेन्काइमा, मेरिस्मेटिक टिश्यू ये नहीं है, सारे कट हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लेम, सब कुछ कट करके रखा हुआ है, सब कुछ कट हुआ है पेपर में, ठीक है। ये चीजें नहीं आएंगी। एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी तो मॉ पूरी है ना। नहीं, मॉर्फोलॉजी में भी चैप्टर कटी हुई है। मॉर्फोलॉजी में मॉर्फोलॉजी में स्टेम वाला है, स्टेम भी हो ठीक है ना। स्टेम के जितने भी उसमें टाइप्स वो सारे काट दिए हुए हैं। स्टेम के सारे पार्ट काट दिए हुए हैं। और यहाँ पे तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तुम्हारे फंजाई में एक क्लास को तुम्हारे ऐड किया हुआ है, जाइगोमाइसेटीज का। 4 है एनसीईआरटी में, पांचवी भी पढ़नी पड़ेगी, जाइगोमाइसेटीज, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो और जाइगो, ठीक है ना। 4 है एनसीईआरटी में, 5 ऐड हुई हैं। हाँ, जो नीट और जो एम्स नर्सिंग, नीट का जब बताओ, जब 12th का सिलेबस इतना उन्होंने कट कर दिया, तो नीट तो तुम लोगों के लिए तो आसान ही है ना, है। बायोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब कुछ हो सकता है, अच्छे से ही हो सकता है सब कुछ। लेकिन ये डर डर के पढ़ोगी तो कुछ नहीं होगा। फिर पीएनएसटी भी तुम्हें हग्गा लगने लगेगा, भैया बहुत बड़ा एग्जाम है। तभी तो मैंने सिलेबस भेजा, भैया बता दे एक बार क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये तो पूरा तुम्हारा सिलेबस है, ग्रुप में डाला है, देख लेना, ठीक है। ये भी एकदम फाइनल है, 100% यही है, ठीक है। इसको 2 बार देखा गया था, तीसरी बार में ही फाइनल किया है इसको। और तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस है ना, वो भी मैंने डाल दिए। कैसे किया? देखो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, तुम्हारे जो तुम लोग, हाँ, ये तुम्हारे पूरे क्या है, इकोसिस्टम के क्वेश्चंस हैं, परितंत्र के। इंग्लिश में भी हैं, इंग्लिश में ग्रुप में डल जाएंगे, इंग्लिश में, हिंदी में ये है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी है। हिंदी में पहला क्वेश्चन बोला है, किस प्रकार की ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है? किसका होता है? क्या क्या लिखा है इसमें? किस प्रकार की ऊर्जा का पिरामिड उल्टा होता है? ऊर्जा का पिरामिड किस प्रकार? तो इसमें क्या ऑप्शन में क्या लिखा है? अब यही है ना, पेपर में जाके मार दोगी तो गलत हो जाएगा। ग्रासलैंड, वृक्ष, दोनों, या इनमें से कोई नहीं है? इनमें से कोई नहीं है, वही है ना, मैं वही बोलता हूँ ना, क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, फिर बाद में बोले कि सर गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किस ताला परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तर प्राप्त करते हैं? बताओ भैया। सोच लो एक बार और सोच लो। हम्म, किस तालाब परितंत्र में निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तर प्राप्त करते हैं? मछलियां, छोटी मछलियां होती हैं, बड़ी मछलियां होती हैं, उनसे बड़ी मछलियां होती हैं।
समुद्र में सबसे ज्यादा क्या होती है? मछलियां होती हैं, तो एक से ज्यादा पोषण स्तर भी होगा मछलियों में। तभी बोलता हूँ ना, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो। मान लो ये पूरा एक समुद्र है, इसमें सबसे ज्यादा तुम्हारी मछलियां रहती हैं। समुद्र में सबसे ज्यादा कौन रहता है? मछलियां रहती है ना। अब बताओ मेंढक कैसे होगा? मेंढक की प्रजाति ज्यादा होती है कि मछलियों की? मछलियों की। तो जिनकी प्रजाति ज्यादा हो गई उनका पोषक स्तर ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा। छोटी मछलियां होंगी उनसे बड़ी होंगी, उनसे बड़ी होंगी, उनसे बड़ी होंगी, ठीक है ना। और अलग अलग प्रकार की मछली होती हैं, कतला अलग होती है, रोहू अलग होती है, लेबी अलग होती है, शार्क अलग होती है तुम्हारी, और डॉल्फिन अलग होती है, व्हेल अलग होती है कि नहीं होती है? हैं? तो उनकी प्रजाति जाना है तो एक से अधिक पोषक स्तर भी है। झींगे तुम्हारे नहीं, वो मछलियों का ही रूप है ना, मछली ही है ना वो। झींगे उसको प्राउन बोलते हैं। प्राउन यानी कि इंसेक्ट में आते हैं, झींगे इंसेक्ट होते हैं, फिश में नहीं आते। वो दिखते तो मछली की नहीं नहीं नहीं, जो तुम्हारे झींगे होते हैं उनको हम झींगे मछली बोलते हैं, लेकिन झींगे तुम्हारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ये तुम्हारा फाइलम है, का एडल्ट रूप क्या है? ठीक है ना। झींगा ही होता है बस बस। मुझे तो लगा मछली के नहीं बच्चे नहीं, झींगा इंसेक्ट होता है। झींगा क्या होता है? इंसेक्ट यानी कि कीट, कीट की प्रजाति का ही एक मेंबर है झींगा। पूरा शेप तो मछली की तरह होता है। पूरा सेब भले मछली का जाएगा सवाल है कि उसको कैटेगरी में रखा गया, इंसेक्ट की कैटेगरी में रखा है। पर झींगा दिखाना आप एक बार, मछली के जैसा होता है, मोबाइल में देख लेना। झींगा देख लो, मछलियों में मूछें होती हैं बड़ी बड़ी, नहीं हाँ वो उसमें होती है ना, रोहू है क्या नाम एक या दो बाल बाहर निकले होंगे बराबर कंटिन्यूअस, उसमें देख लो बड़े बड़े पैर हो। झींगे में बड़े बड़े है, मछली, ये तो इतने छोटे होते हैं ना। देखो उसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तालाब के इकोसिस्टम ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। इसमें तो बता रहे ठीक है कैसे बनेगा तो हैं? बताओ। तालाब के इकोसिस्टम ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, भले तालाब हो चाहे स्थल हो चाहे फिर आसमान कहीं पे भी हो, ठीक है ना, हमेशा सीधा ही होता है उसका पिरामिड। लिखवाया था ना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ठीक है ना। और नीचे फिर मैंने इसका कोई तालाब का कोई जिक्र नहीं किया था, नहीं किया था तो समझ लो सीधा ही है। कुछ उल्टा होने का मतलब क्या हो जाएगा? अगर उल्टा अगर होगा तो ऊर्जा क्या 10% से बढ़ती थोड़ी जाएगी, वो नीचे से ऊपर क्या घटती है, ऊपर से थोड़ी नीचे आएगी, ठीक है ना। इसलिए निम्न में से कौन मनुष्य निर्मित इकोसिस्टम है? मनुष्य द्वारा कौन सा है यहाँ पे, कौन सा है? खाद्य खाद्य श्रृंखला के प्रारंभिक जीव होते हैं। हर्बेरियम अलग होता है। हाँ बताओ बेटा। जूम, ये भैया क्या हो रहा है? दिख रहा है? अच्छा एक चीज बताऊं ना, इसमें ना दो ऑप्शन हमें सही लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस वाले में ना मुझे दो ऑप्शन सही लग रहे हैं, और 100% ऑप्शन बताओ क्या होगा? एक्वेरियम। क्यों भैया? हम्म, हम्म, नहीं हर्बेरियम क्या होता है तुम्हारा? नेचुरल होता है, नेचुरल भी बनता है और मानव द्वारा भी बनता है, लेकिन इसमें पूछा है ओनली फॉर मानव द्वारा ही निर्मित हो, तो एक्वेरियम होगा, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के प्रारंभिक जीव होते हैं,
प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषी। उत्पादक क्या है? प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना उत्पादक, यानी कि जारे तुम्हारी ग्रीन प्लांट क्या है? फोटोसिंथेसिस करते हैं, तभी फूड का फॉर्मेशन होता है ना। क्वेश्चन नंबर 6, अधिकतम जैवभार एवं विभिन्न तरह के जीवधारी कहाँ पाए जाते हैं? जैवभार और विभिन्न तरह के किसमें पाए जाते हैं? तालाब में। इतना क्या सोचना है? छोटी खाड़ी का मतलब होता है, अरे बंगाल की खाड़ी है, कोलकाता की खाड़ी और बोल दो। छोटी खाड़ी का मतलब होता है ऐसा, मतलब कि ऐसा खंडर, खंडर टाइप का रहता है, उसको बोलते हैं छोटी खाड़ी। खंडर होते हैं ना, उनको छोटी खाड़ी बोलते हैं। हाँ, उनमें पानी होता है, यानी समुद्र किनारे बने होते खंडर। ठीक है। हाँ, जैसे तुम्हारे ब्राजील में है, वहां पे छोटी खाड़ियां होती हैं। ठीक है, ब्राजील में क्या होता है ना। हाँ हाँ, तो तालाब इसका आंसर क्या है? सही, तालाब। क्वेश्चन नंबर 7 है सूर्य। अभी सोचो तुम्हारी आरपीएमटी यानी कि तुम्हारा राजस्थान में जो एग्जाम होता है ना, उसमें क्वेश्चन आए हैं। कौन सा वाला? ये देखो, ये तुम्हारा एमपी मध्य प्रदेश में आया है। ये पीएनएसटी का नाम पीएमटी था। एमपी का एमपी पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट, पहले जो पीएनएसटी होती थी ना, वो एमपी पीएमटी की वजह से होती थी। और ये आरएमटी? आरएमटी ये राजस्थान वाला है। आगे से हाँ हाँ, वही। ठीक है सर, 2-4 ही क्वेश्चन इजी रहते हैं, बाकी तो नहीं, बाकी के इसमें क्या, देखो ये एएफएमसी में आया 2008 एएफएमसी, हाँ देख लो। क्वेश्चन से कहाँ टफ है, आराम से पढ़ो। अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इजी लग रहा है, अभी दूसरे चैप्टर का लगाइए। नहीं तो अभी पढ़ा नहीं है ना। नहीं, जो आप पहले पढ़ा दिए है ना चैप्टर, अच्छा, वो हाँ उनका लगाइए। उसके भी लगाऊंगा, टेंशन ना ले। क्वेश्चन नंबर 8, भोजन को शाकाहारी द्वारा उन्हें मांसाहारी द्वारा खाए जाने को मिलकर कहते हैं? सर्वहारी। हैं? पौधों को नहीं, शाकाहारियों द्वारा। हाँ सर, सर्वहारी। शाकाहारी भेड़ बकरियां हो जाएंगी और मांसाहारी मनुष्य हो जाएंगे। तो कंज्यूमर में शेर भी आता है, मनुष्य भी आता है। से हमने टॉप कंज्यूमर को बताया था कि जो वो मांसाहारी को मारकर नहीं खाते, वो तो शेर तो खाता है ना मार। कहाँ पे? आपने बताया था टॉप कंज्यूमर में शेर और मनुष्य आता है, तो मनुष्य आपने उसमें डेफिनेशन लिखवाई थी कि वो मार के नहीं खाता है, टॉप कंज्यूमर वाला। अच्छा ये बताओ, हाँ शेर, मैंने फिर बाद में भी बताया था, शेर मूवमेंट पे अटैक करता है, तुम बैठी रहो, तुम्हें छुएगा नहीं। फिर तो खाता तो वो मांस ही है ना, तो खाएगा ना, तुम दौड़े होगी तो वो खाएगा नहीं। शीर्ष उपभोक्ता का मतलब ये होता है, तुम शीर्ष उपभोक्ता में तुम्हारा मनुष्य और लाइन को इसलिए रखा गया है शीर्ष उपभोक्ता में, क्योंकि लाइन तुम्हारे टॉप कंज्यूमर के सबसे ऊपर कड़ी में आता है। ठीक है, इसलिए उसको शीर्ष उपभोक्ता में रखा गया है। लाइन मार के खाते हैं, लेकिन दौड़ती हुई चीजों को मार के खाते हैं। हाँ, स्थिर चीजों को नहीं खाते मार के शेर। है मनुष्य तो तुम बैठे रहो चाहे वो कर लो, मार के भी तुमको खा जाएंगे। अमेजोन में जनजाति रहती है ना मनुष्य की, है तुम इंडिया में देख लो। महाराष्ट्र में कितने केस हो रहे हैं किसी को। हाँ, अभी एक केस हुआ है महाराष्ट्र में कि उनको पता है कि भैया हमें ब्लड की जरूरत है, तो इंसान को ही काट दिया। उसका ही खून पी लिया। हाँ हाँ, चलो इसका बताओ पहले। गलत है, भोजन श्रृंखला होगा। बताओ इसमें सर्वहारी का क्या होगा? सर्वहारी का मतलब क्या होता है? जो पेड़ पत्तियों और मांस को खाएं। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस क्या बोला है, पढ़ो पहले।
ये किस में निरंतर चलता रहता है? खाद्य श्रृंखला ही में चलता है ना, है खाद्य पदार्थ और खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला ही में होता है ना। तो फिर सर्वाहारी 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 में देखा नहीं कि सर्वाहारी लगा दिया, सर लेकिन लग तो वही रहा है क्वेश्चन, वही बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन तो सेम देगा ना, लेकिन आंसर आंसर देखो मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन आंसर ही कंफ्यूज कर देंगे तुम लोगों को। हाँ सर, और फिर आप कहते हैं ये पेपर नहीं नहीं, इजी पेपर है तो पहचानना आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए, वही बोल रहा हूँ। इतना तो हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परितंत्र में ऊर्जा के 10% प्रवाह का नियम किसके द्वारा प्रतिस्थापित होता है? लिंडमान। देख लो ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, हो गया ना तुरंत। और है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा किसके द्वारा प्रवेश करती है? इतना तो पता है ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अधिकतम सूर्य ऊर्जा किसके द्वारा ट्रैप की जाती है, पकड़ी जाती है? हैं? सर ये दीवार असली पौधों की अधिक पैदावार। देख लो पहला ये वाला क्वेश्चन आसान था, ये वाला क्वेश्चन सोचने पे मजबूर कर दिया, ठीक है ना। तो क्या सोचना है इसमें, अधिकतम ऊर्जा किसके द्वारा ट्रैप की जाती है, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन का, जितने भी तुम्हारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना, हरे हरे पेड़ पौधे में तुमने सुना होगा ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, हाँ 50%। इनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ए और बी रहता है, ठीक है ना। तो ये आएगा ना, बड़े तालाबों पर एल्गी का उगना, जितनी ज्यादा एल्गी उगेंगे उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा का ट्रैप होगा। डी वाला ये है ना, फसली पौधों की अधिक पैदावार। ये बताओ जो फसल पकती है तो फिर उन्हें किस चीज की फोटोसिंथेसिस चाहिए होती है, चाहिए होती है कैसे अधिक, ये बताओ तुम, अनाज की खेती होती है, अनाज की खेती शुरू में क्या होती है, पहले हरी होती है, बाद में सूख जाती है, सूखी जो पैदावार होती है कंटिन्यूअस अधिक ऊर्जा का वो ट्रैप करती है। फिर भाई फसली पौधों की अधिक पैदावार, उसने ये बोला कि ऊर्जा सबसे ज्यादा ट्रैप कहाँ की जाती है, ये नहीं बोला है कि सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होती है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये हो जाएगा ना, CO2 को खत्म करना और O2 का ज्यादा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, CO2 प्लस H2O इक्वल टू CH2O प्लस O2, यानी कि ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है एनवायरमेंट में। 50% एल्गी तो करते हैं उसमें लैंड के ऊपर। तुम्हारे क्या होते हैं, एल्गी सबसे ज्यादा तुम्हारी फोटोसिंथेसिस करते, क्यों करते, हाँ क्योंकि अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, ठीक है ना। और सी, क्लोरोफिल सी और डी, 4 पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए तुम्हारे किसमें होता है, ए और बी क्लोरोफाइसी वाले मेंबर में। क्लोरोफिल बी किसमें होता है तुम्हारे, फियोफाइसी वाले मेंबर में। क्लोरोफिल डी किसमें होता है, रोडोफाइसी वाले मेंबर। मैंने एक बार तुमको वो यहाँ पे वो दिखाया था, लाल पानी, लाल एल्गी है वो रोडोफाइसी, क्लोरोफिल डी होता है उसमें, समझ में आई। तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा ट्रैप एल्गी करते हैं, उसके बाद एल्गी के बाद फिर तुम्हारे छोटे छोटे प्लांट करते हैं, उसके बाद फिर बड़े प्लांट करते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे एल्गी आते हैं। हाँ तो सबसे ज्यादा जो होते हैं तुम्हारे एल्गी करते हैं। हाँ वो फिर क्या करेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, हरे हरे पौधे बनाते हैं, बताओ भैया। प्रथम पोषक स्तर, वेरी गुड। संपूर्ण भोजन श्रृंखला क्या है, तो पूरी भोजन श्रृंखला थोड़ी बना रहे हैं, ओनली फिर उत्पादक ही है ना, उत्पादक तो प्रथम पोषक स्तर में आते हैं, उसके बाद उपभोक्ता होते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या होते हैं, द्वितीय तृतीय उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 13, भोजन श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं,
शाकाहारी क्या होता है? अच्छा हाँ, शाकाहारी में मांसाहारी हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होगा। क्वेश्चन नंबर 14। सर क्वेश्चन की उल्टा दिखाई देने लग जाता है, शाकाहारी को मांसाहारी। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ इस साइड। नहीं नहीं, हाँ मैं तो एग्जाम में भी उल्टा पढ़ देती हूँ। ऐसा है? हाँ टेस्ट करो, आई टेस्ट करो, लगता है आई। नहीं, ऐसा होता है सर, ब्रेन कुछ और सोचता है और आंखें कुछ और देखती है। उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को कहते हैं। संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी। हैं? बताओ जल्दी बताओ। शुद्ध प्राथमिक, उसने क्या बोला? उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को कहते हैं। उपभोक्ता के स्तर पर। नेट वाला सही तो बोला है सर, शुद्ध प्राथमिक। संचित ऊर्जा को कहते उपभोक्ता के स्तर पर। अब यही तो है। को बोलेंगे जीपीपी, और जो उससे माइनस हो जाएगा आरपी को एनपीपी जो बच जाएगी। अरे भैया, मैंने तुमको पढ़ाया था कि भैया जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ओनली सिर्फ उसमें ऊर्जा और बायोमास की बात करते हैं हम। कितनी ऊर्जा बनी, कितनी तुम्हारी ऊर्जा हास हुई, कितनी ऊर्जा तुम्हारी बायोमास का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है? वो जीपीपी और एनपीपी में होता था। मैंने तुम्हें द्वितीयक उत्पादकता बताई थी। द्वितीयक उत्पादकता में क्या बताई थी? उत्पादक को कौन खा रहा था? उपभोक्ता खा रहा था, ठीक है ना? जो उसकी ऊर्जा, जो उसके अंदर ऊर्जा थी, किसके अंदर आ गई? उपभोक्ता के अंदर ऊर्जा आ गई। उपभोक्ता, ठीक है? उत्पादक को कौन करता है? प्राथमिक उपभोक्ता ही खाता है ना, ठीक है ना? कुछ ऊर्जा होती है उसके श्वसन और क्रिया में यूज हो जाती है, ठीक है ना? तो ये क्या बोला है? उपभोक्ता के स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं? उपभोक्ता के स्तर पर। उपभोक्ता के मतलब जो उत्पादक को खा रहा है। क्या है ये? क्या तुम्हारी द्वितीयक उत्पादकता? द्वितीयक उत्पादकता मैंने उस टाइम भी अच्छे से समझाया था कि भैया द्वितीयक उत्पादकता में ओनली सिर्फ ऊर्जा की बात करते हैं, ठीक है ना? कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है शरीर के अंदर, ठीक है ना? कितनी ऊर्जा, संचित ऊर्जा बची हुई है जो श्वसन क्रिया में यूज हो रही है, ठीक है? और प्राथमिक उत्पादकता में मैंने तुम्हें बताया था कि उसमें सिर्फ कितना खाना बन रहा है उसकी दर, कितनी ऊर्जा उसमें लग रही है उसकी दर, और कितनी ऊर्जा श्वसन क्रिया में यूज हो रही है उसकी दर को वो प्राथमिक उत्पादकता में बात करते हैं, जीपीपी और एनपीपी में, ठीक है? इसमें हम बात करते हैं कि उत्पादक को कौन खा रहा है? उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या करते हैं? उत्पादक ही को खाता है। जो उत्पादक के अंदर जो है एनर्जी, ऊर्जा होती है, वो उपभोक्ता के अंदर आ जाती है, ठीक है? और जो उपभोक्ता के अंदर जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, वो श्वसन क्रिया और शरीर की अन्य क्रियाओं में बनाने में लग जाती है। जो अन्य क्रियाओं में बनाने वाली ऊर्जा को संचित ऊर्जा बोलते हैं हम, ठीक है? संचित ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जो दूसरों से ली हुई ऊर्जा होती है वो संचित ऊर्जा होती है। उपभोक्ता के अंदर जो दूसरी ऊर्जा कहां से आती है? उत्पादक के अंदर से, उत्पादक से आती है ना? है भाई बोलो, संचित ऊर्जा का मतलब होता है जो दूसरों से ऊर्जा ली हुई है, ठीक है ना? जो अच्छे बताओ, ऊर्जा स्टोर होगी तुम्हारे शरीर में, जो अन्य क्रियाएं चल रही हैं तो उसमें तो खर्च होगी ना, कि ओनली सिर्फ स्टोर ही रहेगी? है जैसे मान लो अभी तुम पढ़ रही हो, तुम्हारी ऊर्जा खर्च हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है? जैसे हमारी ऊर्जा होती है, हमारी ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहती है, ठीक है? मान लो हम भागते हैं, हम चलते हैं या फिर किसी कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा हमारी यूज होती है, खर्च होती है। अभी हम बोल रहा हूं उसमें भी ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है? तो उसको हम पूरे को हम संचित ऊर्जा ही बोलते हैं, ठीक है ना? हाँ, ग्लाइकोजन ब्रेक होता है, फिर फैट ब्रेक होता है, फिर प्रोटीन, है ना? नहीं ऐसे नहीं होता है। देखो, एक नहीं, संचित ऊर्जा के रूप में, संचित ऊर्जा के रूप में, हाँ, अपन ने फास्टिंग की, हाँ, तो पहले ग्लाइकोजन का यूज हो जाएगा, हाँ, फिर उसके बाद फैट का यूज होगा, फिर फैट खत्म हो जाएगा, फिर प्रोटीन यूज होगा, फिर ऊर्जा का यूज होगा। नहीं देखो ऐसा होता है,
जो तुम बोल रही हो वो चीज अलग है। देखो ऐसा होता है जैसे तुमने खाना खाया, एक मनुष्य को 2700 कैलोरी की जरूरत होती है। 27,000 लिख गया हम पे, 2700 लिखना आता है। 2700 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये क्या हो गया, जैसे हम है, हमको डेली 2700 कैलोरी चाहिए, ठीक है। एक दिन में एक मनुष्य को 2700 कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इस मान लो फॉर द एग्जांपल की बात करें, मान लो तुम लोग किसी मतलब मैं किसी पार्टी में गया, अच्छा खाना मिला, भूख बढ़ जाती है ना, बढ़ जाती कि नहीं बढ़ जाती, ईमानदारी से बताना है। पार्टी में नहीं जाती हो, जाते हो, अरे बढ़ती है भूख, कोई बात नहीं, सीक्रेट वो चीज है, ठीक है, बताई नहीं जाती, ठीक है। तो भूख बढ़, मान लो हमारी बढ़ गई भूख, ठीक है, तो हमने 2700 की जगह पे हमने 4000 कैलोरी के क्या कर लिया, कंज्यूम कर ली, जाना खाना खाया, जाना कैलोरी हमें मिली, ठीक है। अब हमको कितनी चाहिए, 2700, बची कितनी है, 2700 में माइनस 4000 करो, कितनी बची, 1300 कैलोरी। जो 1300 कैलोरी होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में कहां पे चली जाती है, लीवर में, लीवर में स्टोर हो जाती है, ठीक है, लीवर में स्टोर रहती है, ठीक है। जैसे तुम लोग भागते हो, हाँप जाते हो, थक जाते हो ना, पर जैसे ही तुम लोग क्या करते हो, पानी पीते हो तो तुरंत एनर्जी आने लगती है। वो एनर्जी कहां से मिलती है, यहीं से, लीवर से मिलती है एनर्जी को। लीवर क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, इस क्रिया को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ठीक है। और ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देना, ग्लाइकोजेनेसिस होता है ग्लाइको, क्वेश्चन था ज्यादा समय तक जब हम फास्टिंग रहते हैं और तो ग्लाइकोजन के बाद क्या ब्रेक होता है, जाना तो मान लो हम 2-3 दिन तक खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है ना, पहले दिन तो जो भी हमारा ऊर्जा होती है वो सारी खर्च होती है, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा क्या टूटता है, गुड फैट टूटता है, उसके बाद फिर प्रोटीन टूटती है, उससे ऊर्जा हमें मिलती रहती है, ठीक है। लेकिन तुम एक महीने तक खाना नहीं खाओ तो ये काम थोड़ी करेंगे एक महीने तक, ये 15 दिन तक ही काम करती हैं, बस 15 दिन तक ही काम करेंगे ये एक इंसान के अंदर। पहले तो ग्लाइकोजन, ये तो नॉर्मल ही है, ठीक है, उसके बाद फैट, उसके बाद तुम्हारा प्रोटीन, 15 दिन तक खाना नहीं खाओ, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज चाहिए होता है, हर कोशिका को ग्लूकोज चाहिए होता है। पीडब्ल्यू में करा रहे थे तो बोलते हैं सर हम्म, कि ग्लाइकोजन कभी ब्रेक नहीं होता है, नहीं ग्लाइकोजन ब्रेक होता है, पहले ना फैट टूटता है फिर प्रोटीन टूटती है, नहीं नहीं, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है। अब तुम क्या है ना, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 15, संख्या का पिरामिड आधारित होता है, संख्या का पिरामिड आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, पोषण स्तर में एकांक, एकांक पर, बोलो भैया, भैया और कोई बताओ, तुम बताओ। ए होगा, कितने लोग ए बोल रहे हैं, जरा हमें एक्सप्लेन करना, ए कैसे होगा, प्रति इकाई क्षेत्र पर, अब सी होगा, तभी बोलता हूँ घरे रिवीजन करती हो, पहले बताओ सही से, घरे पढ़ती हो, कल पढ़ी थी, पढ़ लेती, कल नहीं पढ़ाया था मैंने। संख्या का पिरामिड, संख्या का पिरामिड पोषक स्तर पर रहता है, पोषक स्तर पर जीवों की संख्या के अनुपात को दर्शाता है संख्या का पिरामिड, ठीक है, कल नहीं बताया था मैंने। तो चलो क्वेश्चन नंबर 16, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक होते हैं, क्वेश्चन, हाँ इस बार सही पढ़े हो, हाँ ये आ गया शेर वाला भैया,
खाद्य श्रृंखला में शेर है एक। हाँ, तृतीय उपभोक्ता। पक्का? नहीं, हमारी क्या हिम्मत, हम गलत करते हैं। चतुर्थ नहीं, चतुर्थ पोषक स्तर दिया होता तो चतुर्थ पोषक स्तर रहता है। उपभोक्ता 3 ही होते हैं, पोषक स्तर 4 होते हैं। और शीर्ष टॉप पे दिया तो अगर मनुष्य होता, यहाँ पे शेर की जगह पे अगर मनुष्य होता तो शीर्ष उपभोक्ता लिखा होता। तृतीय के अंतर्गत आता है ना, अगर शीर्ष नहीं लिखा हुआ तब भी तृतीय होता। ठीक है, क्वेश्चंस में ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैव संतुलन किसमें पाया जाता है? जैव संतुलन किसमें पाया जाता है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। बताओ भैया, और कोई? भैया उत्पादक से स्टार्ट होता है, उपभोक्ता और अपघटक में होता है, यही तो होता है तीनों। यही होता है ना कि भैया किसी इकोसिस्टम में प्रकाश ऊर्जा का कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर कहलाती है। चलो ये बताओ। हैं? ग्रास प्राथमिक उत्पादक तक। देखो क्वेश्चंस फिर से पढ़ लो। किसी इकोसिस्टम में प्रकाश ऊर्जा का कार्बनिक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की दर, तो जीपीपी होगा। सही बोल रही हो। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि कुल ऊर्जा, जितनी प्रकाश संश्लेषण में कार्बनिक पदार्थ को बनाने में जितनी ऊर्जा लग रही है वो किसमें आती है? तुम्हारी ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता में। क्वेश्चन नंबर 20। किसी एक इकोसिस्टम में संबंधित देखे जा सकते हैं। हैं? किसमें देखे जा रहे हैं? एम्स में आया है, देखो। एम्स में आया भैया क्वेश्चन। तो जरूरी नहीं है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो सोचो ना, तभी तो बनेगा, ऐसे थोड़ी। ऊर्जा का पिरामिड, जैबार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, कल ही पढ़ाया है, कल ही है। ये बताओ भैया, कल ही पढ़ाया, कल ही का ही ध्यान नहीं है। ऊर्जा का पिरामिड नहीं, कुछ आवाज ही नहीं आती ना। ऊर्जा का पिरामिड होता है, लो कौन सा? बीएचयू वाला, बीएचयू नर्सिंग बनारस का होता है, बीएचयू नर्सिंग का। बरकतुल्ला, तुमने बरकतुल्ला सुना है? कुछ तो इज्जत रख लो उसकी बेटा, हैं? अनुक्रमण बताया ना, अनुक्रमण का अलग से है तुम्हारा। भाई बता रहा हूँ, पारिस्थितिक अनुक्रमण। और तुम लोगों को क्वेश्चंस भेज दिए मैंने, तो कर लेना। डाल दिए मैंने, सर ने डाल दिए होंगे ना। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, सॉरी उसमें हिंदी में ट्रांसलेट करके डल जाएंगे ना। 60 क्वेश्चंस हैं। हाँ 60 क्वेश्चंस हैं। ये वाले भी डल जाएंगे। हाँ ये भी डल जाएंगे, वो भी डल जाएंगे। ठीक है। और मुझे जब भी क्लास लगेगी
तो उसके बाद ना क्या चेक करूंगा क्वेश्चंस को, कितने लोगों ने करे कितने लोगों ने नहीं करे। हम कॉपी में नहीं करते, फिर कहाँ करती हो? बस उसी में वो कर देते हैं, हैं? उसी में टिक कर लेते हैं। उसी में टिक कर लेती हो? चलो ठीक है। हम पढ़ते हैं पारिस्थितिक अनुकरण एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, पारिस्थितिक अनुक्रमण यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन। नया टॉपिक है तुम्हारा, उसमें ऊपर डालिए ना अवर एनवायरमेंट। ठीक है, नया वो है अवर एनवायरमेंट में स्टार्ट है। ठीक है, नया चैप्टर में, नया चैप्टर में है। देखो परितंत्र तुम्हारा खत्म हो गया, तो तुम्हारे कितने चैप्टर खत्म हो गए? 2। ठीक है, तो 2 चैप्टर को कब टेस्ट हो जाएगा ये तुम्हें पता नहीं है, सरप्राइज ही होगा, इसलिए ना। क्या 2 नहीं पढ़े? ऐप में है ना, तो ऐप से पढ़ लिया करो, ऐप में तो डाली है ना वीडियो। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, ये पढ़ा देगी, लेकिन फिर भी कर लेना, कौन पढ़ा देगा? जो भी जिसको हिंदी अच्छी आती है इससे पढ़ लेना, ये पढ़ा देगी। पूछ लेना जो जो ना आए, बाकी तो फिर मैं बैठा ही हूँ बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा, तीसरा चैप्टर है। ठीक है, हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिक अनुक्रमण। अनुक्रमण क्या होता है? क्या होता है अनुक्रमण? अनुक्रमण क्या होता है, यानी कि व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन? पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या होता है? जब अपन कोई काम करते हैं उसमें सक्सेस मिल जाती है। अच्छा, उसको सक्सेशन बोलते हैं, ये सही है, अच्छा ध्यान दिया है, हम भी याद कर लेंगे। पारिस्थितिक अनुक्रमण को सर्वप्रथम, पारिस्थितिक अनुक्रमण को सर्वप्रथम आर हल्ट ने दिया। ठीक है, आर हल्ट क्या है? साइंटिस्ट है। ठीक है, एक आगे साइंटिस्ट है, कभी कभी पीएनएस से पूछ लेता है। दक्षिण स्वीडन, दक्षिण स्वीडन। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है आर हल्ट कहाँ के हैं भैया, दक्षिण स्वीडन। और इन्होंने आर हल्ट के अनुसार अनुक्रमण पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। आर हल्ट ने बताया कि जो अनुक्रमण होता है वो लंबे समय से चलता आ रहा है। ठीक है ना, अभी नहीं चला है, लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है ये अनुक्रमण। दूसरा बता रहा हूं, पहले ये समझ लो। अनुक्रमण का मतलब होता है किसी बाहरी, मान लो हमारे जो भारत देश है, भारत देश में मतलब बंजर कुछ ऐसी जमीन है जो बंजर है,
ठीक है, उन पे फसल नहीं उगाई जा सकती है। ठीक है, जैसे तो भारत सरकार क्या करती है ना कि ऐसे बाहर जो विदेशी पौधों को ले आके भारत में ग्रो कराती है। ठीक है, जो जैसे तुम्हारी कांग्रेस ग्रास, नाम सुना होगा, गाजर घास। गाजर घास भारतीय घास नहीं है, जिसको कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, पार्थेनियम बोलते हैं। हाँ ठीक है, हाँ बहुत सारी हैं। ठीक है ना, पार्थेनियम अर्जेंटेंटम। ठीक है ना, ये तुम्हारी इंडियन में, ये कोई इंडियन स्पीसीज नहीं है, ये फॉरेन स्पीसीज है। ठीक है ना, ये क्या करती है, जहां पे बंजर जमीन होती है उसको उपजाऊ बनाने में हेल्प करती है। अब पता चला भैया, फॉरेन वालों को पता चला कि भैया जो ये हमारे देश की जो खराब चीज थी भारत में अच्छे से ग्रो कर रही है। ठीक है, तो वो क्या करने लगे कि वही स्पीसीज, वही प्लांट को जो भारत में ग्रो कर रहा है उसको वापस से ले जा करके फॉरेन में ग्रो कराने लगे, तो वहां पे भी ग्रो करने लगा। इसको बोलते हैं उप अनुक्रमण। उप अनुक्रमण यानी कि जो चीज भारत में लाई गई है उसी चीज को भारत से ले जा करके अपने देश में रख देना, इस अनुक्रमण को बोलते हैं उप अनुक्रमण। सर यहाँ पे कुछ हो नहीं रहता, जैसे बंजर भूमि थी, फिर वहां से ला के तो फिर होने लगा। और ये बताओ, तुम्हारे यहाँ भारत में क्या भूकंप नहीं आते हैं? भूकंप आते हैं ना, ज्वालामुखी नहीं फटते हैं, हैं? ज्वालामुखी नहीं फटते हैं तुम्हारी। और तुम्हारी कुछ ऐसी जमीन होती है जहां पे बिल्कुल बंजर है, पोषक तत्व है ही नहीं है, खत्म है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, देखो जो हम फसल मसल को खेतों में जलाते हैं उससे क्या होता है, तुम्हारी पोषक तत्व नष्ट होते हैं। नष्ट नहीं होते, हैं? हाँ मतलब उसी में जलाते हैं ना तो खाद बन जाती है। ऐसा होता है? बेटा, जो भी खेतों में फसल जलाते हैं ना, फसल नहीं, जैसे प्यारा हुआ, जो भी हुआ, जैसे मान लो तुम मान लो किसी के खेतों में हार्वेस्टर चलते होगे, अनाज में हार्वेस्टर चलते हैं ना, तो उनकी जो वो रहती है ना डंडी, डंडी को अगर हम जला दे आग से, ठीक है ना, तो तुम्हारे अंदर के पोषक तत्व खत्म होने लगते हैं। ठीक है, और दूसरी बात सुन लो, सुन लो, पहले पहले पूरी बात सुन लो, ठीक है, फिर करना। पर दूसरी चीज है, उसी डंडी जो जहां पे तुम्हारा ये हार्वेस्टर चला हुआ है, ठीक है ना, उसी खेत में अगर हम पानी दोबारा भर दें तो वो डंडी क्या करने लगी, सड़ने लगेगी। उस सड़ने से खाद बनता है, जलाने से राख से क्या खाद बनाओगी तुम, ये बताओ मैं तुम है? जलाते हैं। नहीं नहीं, जलाने से पोषक तत्व देखो, जैसे हम जलाया हुआ है तो जो तापमान रहता है ना, तापमान वो नीचे बैठता है। तापमान जब नीचे तापमान जाता है ना तो पोषक तत्व की हानि होती है। ठीक है, पोषक पोषक तत्व को नमी चाहिए, ठंडक चाहिए, तापमान नहीं चाहिए। तापमान मिलेगा नष्ट हो जाएंगे। समझ में आई? जैसे प्रथा चलती आती है ना, हाँ, तो ऐसे ही वो जलाने का सिस्टम। नहीं, हमारे यहाँ पे भी खेती है। तो हमारे यूपी साइड क्या करते हैं ना, जो नींब होती है उसकी, ठीक है ना, वो लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले वो मशीन के द्वारा उसके टुकड़े करते हैं। ठीक है, मशीन के द्वारा टुकड़े करने के बाद पानी भरते हैं खेतों में। ठीक है, उससे अच्छी खाद हो ही नहीं सकती है। ठीक है, फिर वो जब वो सड़ जाती है, सड़ने के बाद फिर वो तुम्हारा कल्टीवेटर चलाते हैं। कल्टीवेटर क्या करती है ना, जो नमी मिट्टी होती है नीचे तक वो पलटती चली जाती है, खाद को पलटती चली जाती है, तो वहां पोषक तत्व अच्छे से होते हैं। ठीक है, जलाने से पोषक तत्व खत्म होते हैं, क्योंकि जलाने से जो तापमान बढ़ता है ना, आग लगेगी तो तापमान तो बढ़ेगा ना। ठीक है ना, तो जब तापमान बढ़ता है ना तो नीचे तक तापमान बैठता है। जब तापमान नीचे तक बैठता है ना तो वो मिट्टी को जो क्या करता है, खराब करता है, मिट्टी को खराब करता है। और जो तुम्हारी राख होती है, राख में कार्बाइड कंपोनेंट होते हैं, पता है तुमको? कार्बाइड ऐसी चीज होती है तुम्हारी, जो तुम्हारे क्या होते हैं, तुम्हारे पोषक तत्व को ही खत्म कर दें। मुझे तुम एक चीज ये बताओ, जो घर में तुम लोगों के पशु रहते हैं, पशु रहते हैं ना, उनका गोबर इकट्ठा करते हैं, उसका ही खाद बनाते हैं, राख का खाद क्यों नहीं बनाते? सब डाल देते हैं रात को। अरे तो कोई आके डाल जाए तो बात, लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती, गोबर की होती है ना, है, गोबर की होती है, उसको फिर खेत में फेंकते हैं, वो नेचुरल खाद है तुम्हारा। ठीक है, नहीं, राख नहीं फेंकते बेटा। खेत में नहीं तौर पे चलता है हम्म ऐसा, जैसे प्रथाएं चलती रहती है ना, ऐसे ही मिथ बन गया है कि जलाने से वो होता है।
देखो जला उनको नहीं पता जलाने से देखो पता नहीं। खेत जो सही खेती जो एग्रीकल्चर होता है सही खेती करने का मायने यही है हाँ, ठीक है वहाँ वालों को पता नहीं है। जैसे सर पहले की जो लोग करते आ रहे हमारे यहाँ पे ना ऐसे करते ना लोग उनकी कम 2-2 3-3 ट्रक अनाज निकलते हैं अब सोचो इतना अनाज निकलता है इतना पैदावार हो क्योंकि वो नेचुरल खेती करते हैं ऐसी है हमारे खेतों में वो इसलिए करते हैं ताकि खेत जल्दी साफ हो जाए, जल जाएगा तो फिर जल्दी साफ। अब वो साफ करने के चक्कर में उन्हें नहीं पता कि भैया तुम्हारे पोषक तत्व भी साफ हो रहे हैं उसके साथ साथ वो साफ करने के चक्कर में जलाते हैं वो सही बोल रही है हमारे यहाँ पे ललितपुर साइड भी लोग ऐसे ही करते हैं लेकिन अब उन्होंने करना भी बंद कर दिया गवर्नमेंट ने यूपी गवर्नमेंट ने मना कर दिया खेत में कोई आग नहीं लगनी चाहिए यहाँ पे कितने यूपी के हैं तुम हो ना कहाँ के हो ललितपुर के हो ना ललितपुर के कुछ हैं और तुम कहाँ के हो कहाँ के इलाहाबाद नहीं हो तुम उरई की हो तुम उरई की हो प्रॉपर जालौन की हो नाम क्या तुम्हारा है पूरा नाम रागनी वर्मा मैं भी उसी साइट ही की हूँ जालौन 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 साइड ही हूँ झांसी वो पूरा उसी में आता है एक तो जिला जालौन होता है जिला झांसी होता है उसे पता होगा पूंछ जानती हो क्यों पूंछ जानती हो पूंछ पूंछ के मोट के बाद आता है ना हाँ वहीं का मैं हूँ अच्छा चलो भैया हमारे हमारे उस वहां के मिल गए लोग तो अनुक्रमण अनुक्रमण क्या होती है दिशात्मक घर में वो नहीं लगे रहते बेगन लगे रहते तो रात को ये ना तो कुछ डालते हैं तो अनुक्रमक क्या सुनो नेक्स्ट पॉइंट सुनो अनुक्रमण क्या होता है दिशात्मक और संचयी क्रिया होती है ठीक है और जो तुम बोल रहे हो ना पेड़ों में राख डाल देते हैं वो पेड़ों में राख डालते हैं खेतों में राख नहीं बकराते हैं ठीक है पेड़ में जैसे तुम्हारे कोई इंसेक्ट लग गया ठीक है ना तुम्हारी चींटियां जाना लग रही है इसलिए डालते हैं राख वहां पे ठीक है काली जो चींटियां होती है ना काली जगह पे आना पसंद नहीं करती हैं ठीक है ना हाँ इसलिए नेक्स्ट क्या अनुक्रमण दिशात्मक और संचयी क्रिया होती है ठीक है ना एक दिशा में अनुक्रमण नहीं चलता है किसी भी दिशा में अनुक्रमण हो सकता है दिशात्मक का मतलब होता है डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल नहीं लिखा है यूनि का मतलब होता है एक दिशा में हो एनर्जी एनर्जी में क्या पढ़ा था मैंने एक दिशीय यूनि डायरेक्शनल यूनि का मतलब एक डायरेक्शनल का मतलब ये नहीं पता कि हम किस डायरेक्शन में अनुक्रमण हो रहा है डायरेक्शनल होता है किसी भी दिशा में हो सकता है हाँ ऐसे बोल सकते हैं लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आता है दिशात्मक ही पे आता है ए नहीं इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कौन दिशात्मक की तो डायरेक्शन होती है कैसी बताओ दिशात्मक का मतलब होता है एक ही दिशा में रहेगा और आदिशात्मक का मतलब होता है एक दिशा में जा देखो दिशा सुनो साइलेंट दिशात्मक में दो चीजें आती हैं एक तो यूनि डायरेक्शनल ठीक है ना दूसरा होता है मल्टी डायरेक्शनल ठीक है तो हमने ये नहीं लिखा कि यहाँ पे यूनि डायरेक्शनल है कि मल्टी डायरेक्शनल है एक से ज्यादा दिशा में जा रहा है कि एक ही दिशा में जा रहा है हमने ये बोला अनुक्रमण दिशात्मक होता है दिशात्मक में एक दिशा में भी जा सकता है और बहुत सारी दिशाओं में भी जा सकता है हाँ दिशा होती है इसलिए दिशात्मक बोला है मतलब कि वही जो मैं बोलना चाह रहा था ठीक है ना दिशात्मक ही होती है यानी मैंने ये बोला कि अनुक्रमण किसी भी दिशा में हो सकता है ये बोला किसी भी दिशा का मतलब वो हो सकता है भले वो एक दिशा में हो चाहे एक से जाना में भी हो जरूरी थोड़ी है भारत में जो पौधे आ रहे हैं वो फॉरेन से भारत ही में आए और भी जगह जा सकते हैं अनुक्रमण का मतलब सिर्फ पौधों को ही लाना होता है नहीं अनुक्रमण में ओनली सिर्फ पौधों को
संचय का मतलब होता है जो लाइन, संचय का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली क्रिया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम संचय। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमुलेटिव, इंग्लिश में इसको कॉमुलेटिव बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। इसको कॉमुलेटिव बोलते हैं भैया, अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि क्या है ना, दूसरा वाला है, ठीक है। ये किसने बताया? आर आर हॉल्ट ने बताया, ठीक है ना। हाँ, अब दूसरे साइंटिस्ट आते हैं क्लीमेंट। अनुक्रमण पे दो साइंटिस्टों ने काम किया, पहले हॉल्ट ने, दूसरे क्लीमेंट ने। क्लीमेंट ने यह बताया कि जो जो जितने भी तुम्हारे पादप हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र का अनुकूल सही नहीं है, तो दूसरे पादप को ले जाकर के उस क्षेत्र में हम उगा रहे हैं, तो वो क्षेत्र में वो पादप उग रहे हैं, ठीक है ना। तो इस क्रिया को उन्होंने क्या बोला? दीर्घकालीन क्रिया। दीर्घकालीन क्रिया का मतलब होता है ऐसी क्रिया जो लंबे समय तक चले, उसका कोई भी अंत ना हो, ठीक है। इसको बोलते हैं दीर्घकालीन क्रिया। जैसे हम बात करते हैं वाटर हाइंसिस, जलकुंभी की, ठीक है। जलकुंभी को तालाब में मैंने एक जलकुंभी लगाई, ठीक है, तो वो पूरे तालाब को घेर लेती है ना, घेर लेती कि नहीं घेर लेती है, ठीक है। जलकुंभी की छोटी सी भी अगर हम चीज को तालाब में फेंको तो जलकुंभी बना लेगी वो। तो जलकुंभी का काम क्या है? अपनी प्रजाति को बढ़ाना, ठीक है, अपनी प्रजाति को बढ़ाना। तुमने एक बड़े तालाब पे चले जाओ, बड़े तालाब में तुम चले जाओ वन विहार साइड, थोड़े आगे वन विहार के रोड में थोड़े एक ऐसी निचली हिस्सा है, वहां पे तुम्हारी जलकुंभी लगी हुई है। अरे ये जो नाले है ना, हाँ, ये हर नाले में लगी हुई है। ठीक है। नाले में भी देखो, नाले में दिखा देना इसको, ठीक है, देख लेना, अपने गांव में देख लोगे, ठीक है, देख लेना। देख लिया। देख लिया? जलकुंभी देखी है? वो होते ना कमल जैसे। तुम बताओ। वो जैसे कमल के फूल बिछे रहते हैं ना, हाँ। ये होती है ना, रहती है हमारे पास लेयर की तरह। पास में तो जलकुंभी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। हाँ, जीव जंतु को क्या होता है? हानि होती है, ठीक है। तो जलकुंभी में जो पहला जो नियंत्रण किया गया था जलकुंभी का, वो तालाब के अंदर किया गया था, ठीक है। और एक भोपाल में एक ऐसी जगह है जहां पे जमीनों पे बहुत सारी जलकुंभी लगी हुई है, जहां पे नमी ही नमी ज्यादा है। कोई गया होगा पचमढ़ी? कोई गया पचमढ़ी? हाँ, जो भी देखा होगा पचमढ़ी में पहाड़ के पीछे जो है, ठीक है ना, पूरा एरिया में कम से कम ये समझ लो 100 मीटर तक तुम्हारी पूरी जलकुंभी लगी हुई है। ऑक्सीजन को कम करती है, जिससे जो तुम्हारे जो तालाब में रहने वाले जीव जंतु होते हैं वो मरने लगते हैं, ठीक है ना। उसको वाटर हाइंसिंथ बोलते हैं। हाइंसिंथ का मतलब होते हैं हाइंसिंथ, हाइथिंस नहीं, हाइंसिंथ, ठीक है। सिंथ का मतलब होता है अपनी तरफ खींचना, वाटर का मतलब होता है जल में, जल की जो ऑक्सीजन होती है वो अपनी तरफ खींचती है, उसको बोलते हैं वाटर हाइंसिंग, ठीक है ना। वाटर लबिंग भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो अनुक्रमण क्या होता है? दिशात्मक और संचयी होता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या अनुक्रम है? पारिस्थितिक अनुक्रमण को सर्वप्रथम किसने दिया? आर हॉल्ट ने दिया। आर हॉल्ट ने बताया कि जो अनुक्रमण होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया? अनुक्रमण दिशात्मक और संचयी होता है। संचयी का मतलब लंबे समय तक चलने वाला, और दिशात्मक का मतलब किसी भी एक दिशा में भी चल सकता है और अलग अलग दिशाओं में भी चल सकता है, ठीक है ना। दूसरा, अब दूसरे साइंटिस्ट है तुम्हारे क्लीमेंट। क्लीमेंट ने क्या बताया? क्लीमेंट ने बताया जितने भी तुम्हारे पादप समुदाय वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, उनमें अगर कमी आ जाए तो क्या करते हैं ना, दूसरी प्रजाति के पादप को वहां पे उगाया जाता है, जिससे तुम्हारे समुदाय को बढ़ाने में हेल्प होती है। ये तुम्हें किसने बताया? क्लीमेंट ने बताया, ठीक है ना। तो दूसरे साइंटिस्ट आए तुम्हारे क्लीमेंट, और क्लीमेंट पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्लीमेंट ने क्या बताया कि ऐसे पादप समुदाय ऐसे पादप समुदाय
ऐसे पादप समुदाय जो उस क्षेत्र में अनुकूलित होते हैं तथा दूसरे पादप समुदाय उसी क्षेत्र में एक मिनट यहाँ पे नहीं लिख लेना, अनुकूलित नहीं होते हैं और दूसरे पादप उसी क्षेत्र में अनुकूलित होते हैं, अनुकूलित होते हैं। तो इस क्रिया को दीर्घकालीन क्रिया बोली गई है, दीर्घकालीन क्रिया कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दीर्घकालीन क्रिया को सर्वप्रथम किसने दिया? क्लीमेंट्स ने, ठीक है ना। इनको बोलते हैं जे क्लीमेंट, जेजस क्लीमेंट, ठीक है। और आर हॉल्ट को क्या बोलते हैं? रोसस हॉल्ट। हाँ ठीक है ना। हाँ बताओ, लिखो। हाँ लो, देखो, ऐसे पादप समुदाय जो उस क्षेत्र में अनुकूलित नहीं होते हैं तथा दूसरे पादप उसी क्षेत्र में अनुकूलित होते हैं, इस क्रिया को दीर्घकालीन क्रिया कहते हैं। हाँ चलो लिखो। द प्लांट कम्युनिटी आर नॉट सर्वाइव इन the plant community are not survive in same habitat, are not survive in same habitat and other plant community are survive in same habitat according to Jages Clement. According to Jages Clement, this process is called lifelong. This process is called lifelong period process. Lifelong period process. जिसको इंग्लिश में लिख लेना वो इंग्लिश में लिख लेना। हाँ ठीक है ना। अब बातें हैं अनुक्रमण के प्रकार। तो अनुक्रमण के प्रकार कितने होते हैं? 4 नहीं, ज्यादा होते हैं अनुक्रमण के प्रकार। हाँ एक चीज और लिख लेना, एक चीज और है इंपॉर्टेंट इसमें, क्लीमेंट ने दूसरा बोला है कि जो तुम्हारा अनुक्रमण होता है, जो तुम्हारा अनुक्रमण होता है वो आवास पर नहीं, जलवायु पर नियंत्रण होता है, जलवायु पर नियंत्रित होता है, ठीक है। जो तुम्हारा अनुक्रमण होता है, क्लीमेंट ने बोला कि जो तुम जितने भी अनुक्रमण हुए हैं वो आवास पे नहीं हुए हैं, वो जलवायु के हिसाब से अनुक्रमण बढ़ता है। आवास के हिसाब से अनुक्रमण नहीं बढ़ता है, जलवायु के हिसाब से बढ़ता है, उसी के हिसाब से नियंत्रण होता है। मान लो भारत में जलवायु अच्छी है, अमेज़न जंगल में देख लो जलवायु अच्छी है अमेज़न जंगल की, ठीक है। तो अमेज़न जंगल में क्या है, तुम्हारी उत्पत्ति ज्यादा है, उत्पादक ज्यादा है, ठीक है, उपभोक्ता कम है,
यही है ना अमेजोन जंगल की खासियत कि वहां पे जलवायु सबसे अच्छी है, इसलिए वहां पे कोई भी जितने भी जो तुम्हारे अच्छे से अच्छे मेडिसिनल प्लांट होते हैं वहीं पे, ठीक है। और उसके अमेजोन जंगल के अलावा बता दो कहीं और भी होते होंगे, कहीं नहीं होते हैं। अमेजोन जंगल में 28,000 मेडिसिनल प्लांट होते हैं, 28,000 मेडिसिनल प्लांट है, जिसमें से 12,000 मेडिसिनल प्लांट को खोजा गया है, बाकी के बच्चे हैं और बाकी के आधे पता नहीं है कि हैं कि नहीं है, वहां पे खोजना बाकी है। तो अभी रेड डाटा बुक में इसका बोल आया नहीं, और सिर्फ 14,000 मेडिसिनल प्लांट हैं जो खोजे गए। सर हाँ बताओ। आवास और निकेत में क्या अंतर है? दोनों में अलग अलग चीज है। आवास का मतलब होता है हैबिटेट, उसी क्षेत्र में हो रहा है, उसको आवास बोलते हैं। और निकेत निकेत, निकेत जो होता है जैसे इकोलॉजिकल जो तुम्हारी निच हो गई, के द्वारा हाँ निकेत उसको बोलते हैं। जैसे तुम्हारी के द्वारा आवास बनाया। मृदा मृदा के द्वारा जो बनना है आवास, उसको निकेत बोलना है। इकोलॉजिकल निच बोलते हैं इंग्लिश में उसको, ठीक है ना। इसको सर्वप्रथम, हाँ इसको सर्वप्रथम किसने दिया था? ओडम ने दिया था। ओडम कहाँ से आ गए? इकोलॉजिकल निच को सबसे पारिस्थितिक निकेत को सबसे सर्वप्रथम किसने दिया था? हैं हैं? बताओ, तुम लोगों को पिछला भी याद नहीं है, हैं? अच्छा ये बताओ, ये पारिस्थितिक निकेत पढ़ा कहाँ था, हमें ये बता दो। हैं? इकोलॉजी में किस वाले चैप्टर में? जीव एवं समष्टि में। 10 से ले तुम इको सिस्टम में बता रही हो। तो भाई बोल रहा हूँ पढ़ाई कर लो, ये तो पता होना चाहिए ना किस कहाँ पढ़ा है, किस साइंटिस्ट ने दिया है, किस साइंटिस्ट ने दिया। हाँ लगो, द इकोलॉजिकल सक्सेशन, देख लो अब सही हो, हैं अब देख के बता रही हो। देखो, द इकोलॉजिकल सक्सेशन आर नॉट डिपेंडेंट इन हैबिटेट। एल्टन को नहीं, एल्टन ने उसको भी दिया था ना सर, अभी कल पढ़े थे पिरामिड। हाँ एल्टन कौन सा पिरामिड बोला गया था? एल्टोनियन। एल्टोनियन पिरामिड, हाँ याद है। तो हालंगा याद है, लेकिन पिछला गायब हो रहा है, तो पिछला गायब नहीं होना चाहिए ना। सर पता पढ़ लेते फिर समझ में नहीं आता, ये तो पढ़ा है याद है। हाँ ऐसी बुद्धि क्यों है, थोड़ा उस पर मंथन किया करो। मंथन का मतलब सोचा करो, पढ़ाई के बारे में सोचा करो, ठीक है ना, समझ में आई, उसको बोलते हैं मंथन। हाँ देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या लगा, आर नॉट डिपेंडेंट ऑन हैबिटेट एंड डिपेंडेंट ऑन बायोम, डिपेंडेंट ऑन बायोम। क्लाइमेट होता है वो वेदर पे रिलेट करता है, बायोम होता है वो ओनली फॉर हैबिटेट टेम्परेचर सब पे डिपेंड रिलेट करता है, वो तुम्हारा गैसेस सब पे रिलेट वो करता है। बायोम जो होता है वो तुम्हारी गैसेस, टेम्परेचर और तुम्हारे एयर के लिए यूज होता है। क्लाइमेट होता है वेदर पे, वेदर यानी कि कौन सा वेदर चल रहा है, तुम्हारा ठंडी चल रहा है, गर्मी चल रहा है, या बीच का मौसम चल रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, कम ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, बरसात वाला मौसम होता है ना, ठीक है ना, वो क्लाइमेट में आता है, पता होना चाहिए ये सारी चीजें। चलो इसके प्रकार लिख लो, अनुक्रमण के प्रकार। 9 प्रकार होते हैं इसके, 9 प्रकार होते हैं अनुक्रमण के प्रकार, लिख लेना। अनुक्रमण के प्रकार, पहला प्रकार क्या है तुम्हारा,
प्राथमिक अनुक्रमण, दूसरा क्या है तुम्हारा द्वितीयक अनुक्रमण, तीसरा क्या तुम्हारा स्वजात अनुक्रमण, स्वजात या स्वजनित अनुक्रमण, स्वजात या स्वतः अनुक्रमण। इसको इंग्लिश में भी लिखवा दूंगा, इसमें लिख लेना प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन और ऑटो, तीसरा है ऑटोजेनिक सक्सेशन। नेक्स्ट क्या तुम्हारा जनिक, जनिक या परजात अनुक्रमण। कितने हो गए 3 4, स्वपोषी परपोषी, स्वपोषी अनुक्रमण। नेक्स्ट क्या तुम्हारा परपोषी अनुक्रमण, प्रेरित और प्रतिक्रमण। क्या हो गया प्रेरित या प्रतिक्रमण, क्या हो गया बता, क्या हो गया सर दर्द कर रहा है, चलिए चलो 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 चलो, है कौन सा 1 2 3 4, इसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलोजेनिक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। ए ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन है, हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन है, और ये तुम्हारा इंड्यूस सक्सेशन है, इसको बोलते हैं हम इंड्यूस सक्सेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन, रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। 8 हुए हैं, अच्छा अनु अनु अनुक्रमण है, ठीक है। नेक्स्ट है अनु अनुक्रमण, है ये बता दिया क्या है, जिसको टैफ्लो अनुक्रम सक्सेशन बोलते हैं, टैफ्लो सक्सेशन। टैफ्लो सक्सेशन 9 होते हैं, जिसके अनु अनुक्रमण बोलते हैं टैफ्लो सक्सेशन। बताओ। हाँ बेटा, ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक, ये ऑटोजेनिक है, ये सेकेंडरी सक्सेशन है, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन, ऑटोजेनिक, ये तुम्हारे एलोजेनिक, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक और इंड्यूस, रेट्रोग्रेसिव और टैफ्लो सक्सेशन, ठीक है। हो गया ना, चलो इसमें सुन लो, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। प्राथमिक अनुक्रमण का मतलब क्या होता है, प्राथमिक अनुक्रमण पहला अनुक्रमण, पहला अनुक्रमण का मतलब क्या होता है, प्राथमिक अनुक्रमण का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पे ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं, भूकंप ज्यादा आते हैं और पूरी भूमि बंजर हो, वो किस अनुक्रमण के अंतर्गत आती है, प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत आती है, ठीक है। द्वितीयक अनुक्रमण क्या होते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण क्या होते हैं, ऐसे अनुक्रमण जहां पे किसी भी चीज को जलाया गया हो या फिर वहां पे बाढ़ आ गई हो, वो चीज उससे नष्ट हो गई हो, वो किसके अंतर्गत आते हैं तुम्हारे द्वितीयक अनुक्रमण में। जैसे मान लो हमने जंगल को जला दिया, तो जंगल में जला हुआ जंगल दोबारा से थोड़ी उग पाएगा, उगेगा क्या,
मान लो कि मैंने एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे क्या हो गया, वो तुम्हारी सुनामी आ गई, तो वो जो आवास बने वो दोबारा से बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। बाढ़ से और अग्नि से जो चीज नष्ट हुई है वो किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण के अंतर्गत। पहले अनुक्रमण में तुम्हारा ज्वालामुखी, ऐसे क्षेत्र जहां पे ज्वालामुखी भूकंप आते हैं वो पूरी जमीन बंजर है, ठीक है, वो प्राथमिक अनुक्रमण के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण में ऐसे अनुक्रमण जो तुम्हारे बाढ़ के कारण या फिर अग्नि के द्वारा, आग के द्वारा नष्ट किए गए हों, वो किसके अंतर्गत आते? तुम्हारे द्वितीयक अनुक्रमण। जैसे तुम्हारे जंगल में आग लगा देते हैं लोग, ठीक है ना, कुछ क्षेत्र जंगल का नष्ट हो जाता है, वो किस अनुक्रमण के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक अनुक्रमण के अंतर्गत। समझ में आई? स्वजात अनुक्रमण, ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पे बंजर है, कोई भी चीज उगाई नहीं जा रही है, दूसरे पादप को वहां पे लगा करके बंजर चीज को उपजाऊ चीज में परिवर्तित कर देना, वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्वजात अनुक्रमण के अंतर्गत, ठीक है। जनिक और प्रजात, जनिक और प्रजात अनुक्रमण, एलोजेनिक सक्सेशन, ऐसे 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 अनुक्रमण, ठीक है ना, ऐसे पौधे जो दूसरे पौधे को खाने वाले हो, यहां पे उनसे दूसरे पौधे उनसे न्यूट्रिशन लेने वाले हो, वो किस अनुक्रमण के अंतर्गत आते हैं? प्रजात अनुक्रमण के अंतर्गत आते हैं। जैसे तुम्हारी अमरबेल, अमरबेल, अमरबेल क्या है? पैरासाइट है ना, परजीवी, ठीक है। अगर मान लो अमरबेल को हमने 4-5 पौधे के ऊपर लटका दिया तो वो क्या करेगी? उन्हीं पौधों से ही अपना न्यूट्रिशन लेगी ना, उसको खत्म कर देगी, वो खुद क्या करेगी? अपना जीवन यापन करेगी, ठीक है ना। तो किस अनुक्रमण के अंदर आते हैं? प्रजात। स्वपोषी अनुक्रमण, ऐसे पौधे, ऐसे हरे पौधे जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हो, ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत आते हैं? स्वपोषी। परपोषी का मतलब होता है जो तुम्हारे बैक्टीरिया, जो कवक होती है, वो कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते, वो किस अनुक्रमण के अंतर्गत आते हैं? परपोषी अनुक्रमण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आई? प्रेरित अनुक्रमण का मतलब क्या होता है? प्रेरित अनुक्रमण मनुष्य के द्वारा होता है, मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा प्रेरित अनुक्रमण होता है। जैसे मान लो मैंने कोई भी चीज खाई और पानी नदी में फेंक दिया, ठीक है ना, वो जो भी प्लास्टिक की चीजें नदी में फेंक रहे हैं, केमिकल की चीजें नदी में फेंक रहे हैं, तो नदी में फेंकने से क्या हो रहे हैं? नदी के जीव जंतु नष्ट हो रहा है ना, वो किस अनुक्रमण के अंतर्गत आते हैं? प्रेरित अनुक्रमण के अंतर्गत आते हैं। समझ में आई? प्रतिक्रमण अनुक्रमण का मतलब समझे? अभी जो मैंने सबसे पहले एग्जांपल दिया था, मान लो कोई भी तुम्हारी विदेशी जो तुम्हारी स्पीशीज होती है प्लांट की, उसको हम भारत में लेके आए, भारत में वो अच्छे से ग्रो कर गई, उनको पता चला कि भारत में अच्छे से ग्रो कर रही है, वही चीज वो दोबारा लेके गए अपने देश, इसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। जो चीज बाहर से लेके आए देश में, उसी देश से दोबारा ले जाना, उसको बोलते हैं हम प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण हो गया, ठीक है। एक होता है अनुक्रमण, टेफ्लो सक्सेशन, यानी कि ऐसे पौधे जो सूखे हुए पौधे, जहां पे तुम्हारी पूरी जमीन बंजर है, ठीक है ना, जहां पे कोई भी प्लांट को नहीं उगाया जा रहा है, ठीक है, वहां पे क्या करके गड्ढा करके पौधों को उगाने की वृद्धि कर रहे हैं, इस किस अनुक्रमण आते हैं? अनुक्रमण के अंतर्गत। जैसे तुम्हारे केरला, केरला में एक तुम्हारे ये जो मोहिन छेड़ी हुई है, जितने भी तुम्हारे प्लांट काटे जा रहे हैं उतनी प्लांट तुम्हारे लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना, उतनी प्लांट लगाए जा रहे हैं जितने काटे जा रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं? अनुक्रमण के, यानी कि टेफ्लो सक्सेशन। जैसे तुम्हारे अभी अरावली जो फॉरेस्ट काटने के लिए बोल रहे थे, अरावली फॉरेस्ट, ठीक है, अरावली जो फॉरेस्ट काटने के लिए बोल रहे थे, तो उसमें क्या है तुम्हारा? अरावली फॉरेस्ट क्या है तुम्हारी? जितनी भी जो तुम्हारी पीछे जो रेगिस्तान को भी वही रोकता है, अरावली, ठीक है ना, जितने भी जो तुम्हारी बाढ़ और सुनामी होती है वो भी वही रोकता है, ठीक है ना, और जो भी जितनी भी तुम्हारी जो इंडिया में जितनी भी जो CO2 का कंपोनेंट है वही पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, और इंडिया में जो सबसे ज्यादा CO2 का प्रोडक्शन कर रहा है वो अरावली ही कर रहा है, ठीक है ना। तो अरावली क्या है? एक मेन नेचुरल है, इकोसिस्टम है, जो तुम्हारी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को प्रोडक्शन करता है और सबसे ज्यादा CO2 को खाता भी है, और तुम्हारे जो अर्थक्वेक हो गए, सुनामी हो गई, भूकंप को भी रोकता है। अरावली नहीं होगा ना तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, दिल्ली रेगिस्तान में कब परिवर्तित होगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। अरावली की बड़ी बड़ी पहाड़ियां, अरावली के बड़े बड़े फॉरेस्ट, तुम्हारे सारे
जंगल नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, तुम्हारी पोषक, तुम्हारी खाद्य श्रृंखला भी खत्म हो जाएगी, खाद्य जाल खत्म हो जाएगा, परितंत्र क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। सबसे ज्यादा टाइगर वहीं अरावली फॉरेस्ट में, सबसे ज्यादा हिरन भी अरावली फॉरेस्ट में। जितने भी तो तुम्हारी खाद्य चेन और खाद्य श्रृंखला जो बन रही वो सबसे ज्यादा कहाँ है, तुम्हारी अरावली फॉरेस्ट में। उसी को काट देंगे तो सब खत्म। तो अनुक्रमण का मतलब होता है जितनी फॉरेस्ट काट रहे हैं उतनी फॉरेस्ट हम लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अनुक्रमण। ठीक है, तो ये सारे प्राथमिक अनुक्रमण क्या बताता है? हाँ, प्राथमिक अनुक्रमण ये बताता है कि ऐसी भूमि जो जो तुम्हारे ज्वालामुखी या तुम्हारे भूकंप के द्वारा बंजर हुई है, वो प्राथमिक अनुक्रमण में आता है। द्वितीयक अनुक्रमण में ऐसे ऐसे क्षेत्र जो आग या सुनामी के द्वारा खत्म हुए हैं या नष्ट हो गए हैं, वो द्वितीयक अनुक्रमण में आता है। सौजात अनुक्रमण में ये आता है, सौजात में जहां पे तुम्हारी बंजर भूमि है, बाहर से हम दूसरे पादप समुदाय को लेकर के वहां पे ग्रो करा रहे हैं, तो बंजर भूमि से उपजाऊ भूमि में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? तुम्हारे सौजात अनुक्रमण के अंतर्गत आता है। परजात का मतलब ऐसे पौधे जो दूसरों से पौधे दूसरे पौधे से अपना न्यूट्रिशन ले, ठीक है, और उसी न्यूट्रिशन के माध्यम से वो आगे ग्रो करें, तो वो किसके अंतर्गत में आते हैं? परजात अनुक्रमण में। स्वपोषी तो पता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है ना। परपोषी का मतलब क्या आता है? उसी खाद्य पदार्थ को, उसी कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर रहे हैं। कौन परिवर्तित करता है? बैक्टीरिया और कवक। ठीक है ना, हमने अपचयन क्रिया पढ़ी थी ना। ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में करते हैं, वो इसी के अंतर्गत आती है, परपोषी अनुक्रमण के अंतर्गत आती है। प्रेरित अनुक्रमण मानव की क्रियाकलापों के द्वारा होता है। जो भी हम प्लास्टिक नदी में फेंकते हैं, ठीक है, जो भी हम प्लास्टिक की चीजें, केमिकल की चीजें नदियों में फेंक रहे हैं, उनके द्वारा जो जीव नष्ट हो रहे हैं, वो किस अनुक्रमण के अंदर आता है? प्रेरित अनुक्रमण के अंदर। प्रतिक्रमण अनुक्रमण क्या होता है? जो बाहर की चीज हम इंडिया में लेके आए, वही बाहर के लोग इंडिया से अपने देश लेके गए, वो किसके अंतर्गत आते हैं? प्रतिक्रमण। ठीक है। अनुक्रमण का मतलब होता है जितने हम प्लांट काटते हैं उतनी प्लांट हम लगाते हैं, वो किस क्रमण के अंतर्गत आता है? अनुक्रमण। कोई डाउट है? समझ में आया? ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक का एक ही चीज बताया, जैव मंडल। ठीक है ना, ये तुम्हारा खत्म। इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिक अनुक्रमण, इतना ही था। लेकिन इसमें लिख लोगे ना, दो लाइनें लिख लोगे? है, नहीं लिखवाओगे? मैं लिखवा दूं? चलो हम लिखवा देंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा देंगे। टाइम भी बहुत हो गया ना, दूसरी सर बैठे होंगे क्लास के लिए। ठीक है ना, तो ये समझ में आया? हाँ, मान लो फॉर द एग्जांपल हम क्वेश्चंस की बात करें, अगर मान लो उसने पूछ लिया मानव क्रियाकलापों के द्वारा कौन सा अनुक्रमण होता है, सीधा सिंपल। उसने पूछ लिया कि भैया ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो तुम्हारे ज्वालामुखी या तुम्हारे अर्थक्वेक के द्वारा बंजर हुआ है? प्राथमिक अनुक्रमण। आग और तुम्हारे क्या बोलते हैं, तुम्हारे बाढ़ के द्वारा कौन सा क्षेत्र नष्ट हुआ? किस? द्वितीयक अनुक्रमण के अंतर्गत आता है। समझ में आई? ऐसे बंजर जगह जहां पे उपजाऊ किया गया हो, वो किस अनुक्रमण के अंतर्गत आता है? सौजात। सौजात को क्या बोलते हैं? ऑटोजेनिक सक्सेशन। समझ में आई? परजात या जनिक अनुक्रमण तो पता ही है, ऐसे कौन से जो तुम्हारे जीव या परजीवी होते हैं जो दूसरे पौधों से न्यूट्रिशन लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। अमरबेद, इसका एग्जांपल क्या है? अमरबेद, कसकुट्टा। स्वपोषी, परपोषी और प्रेरित और प्रतिक्रमण तो पता ही है। ठीक है ना, ये होता है अनुक्रमण तुम्हारा। ठीक है ना, इतना टफ भी नहीं था।
एग्जाम्पल इसमें नहीं पूछता बेटा, मैं बताऊं एग्जाम्पल तो मैं इसमें पूछता है और तुम्हारे ये तुम्हारे प्रतिक्रमण में पूछता है, बस ये 3 के एग्जाम्पल पूछता है, परजात में नहीं पूछता है। परजात में तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है, 4 साल से क्वेश्चन यही उठ के आ रहा है कि ऐसा कौन से पौधे होते हैं जो दूसरे पौधे से अपना न्यूट्रिशन लेकर के जीवन यापन कर रहे हैं, इस अनुक्रमण को क्या कहते हैं? परजात अनुक्रमण। परजात या जनिक, समझ में आई? परजात या जनिक किसका? जैसे सूर्य से आई इतनी आई तो शेर में कितनी जाएगी? अरे मेरे बच्चा कितने लिखे? 10 लाख, 1 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख। मान लो 1 लाख तुम्हारी क्या हो रही है? 1 लाख हो गया,